नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स जो होते हैं वो लेटर एज में आना शुरू होते हैं, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन जो प्लाक फॉर्मेशन जो आर्टरीज में होती है वो एडोलेसेंस में ही होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो लेटर एज में आना शुरू होते हैं मोस्ट केसेस में। एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से एरिया की आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन हुई है, उसी हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हार्ट की आर्टरीज में यानी कि कोरोनरी आर्टरीज में हुआ है, प्लाक फॉर्मेशन अगर कोरोनरी आर्टरी में हुआ है तो सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा चेस्ट पेन जो कि एंजाइना होता है वो चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस अगर ब्रेन की आर्टरी में हुआ है जैसे कि कैरोटिड आर्टरी में हुआ है तो पेशेंट को कैसे सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आएंगे कि उसको वीकनेस रहेगी और अपने हाथ और पैर सुन लगेंगे, नमनेस होगी। इसके अलावा उसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी और इसके अलावा नॉर्मल तरीके से वो बोल नहीं पा रहा और उसकी फेस के मसल्स हैं वो भी ड्रॉप हो जाएंगी। फिर इसके अलावा अगर एथेरोस्क्लेरोसिस उन आर्टरीज में हुआ है जो कि आर्म्स और लेग्स को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, उधर अगर प्लाक फॉर्मेशन हुई है तो पेशेंट को के तो पेशेंट किस तरह के सिम्टम्स देगा, तो पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स देगा कि उसे लेग पेन होगा, अगर वो ज़्यादा देर चलेगा तो उसको पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेल्स में इरेक्टल डिसफंक्शंस के सिम्टम्स आएंगे अगर एथेरोस्क्लेरोसिस लेग की आर्टरीज में हुआ है। और आर्म्स और लेग्स की आर्टरीज में अगर प्लाक फॉर्मेशन होती है यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो इसे पेरिफेरल पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूसिव डिजीज़ कहा जाता है। ये अब एक फ्लो चार्ट है जिसमें कोरोनरी आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाया गया है कि ये एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है। इसमें सबसे पहले तो ये प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हुई, एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये जो प्लाक था ये यहाँ से रप्चर हो गया, तो इस रप्चर को हील करने के लिए यहाँ पे बॉडी के प्लेटलेट्स जो हैं वो आके एग्रीगेट होना शुरू हो गए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए और यहाँ पे हीलिंग हो गई। अगर हीलिंग हो जाएगी तो ये मज़ीद ये वेसल जो है ये मज़ीद ओक्लूड नहीं होगी और ये जो नॉर्मल ल्यूमेन है यहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो इस तरह की कंडीशंस में सवियर फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि बहुत ही कम एरिया से ब्लड फ्लो हो रहा होता है और क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये रप्चर्ड एरिया हील ना हो पाए और यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, ब्लड क्लॉट बन जाए, तो मज़ीद अनस्टेबल एंजाइना के पे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होना शुरू हो जाता है और सडन डेथ भी हो सकती है। अगर ये ब्लड क्लॉट जो कि थ्रोम्बस जो बना है या पार्शली ऑक्लूड कर रहा है ल्यूमेन को, तो ये म्यूरल थ्रोम्बस कहलाता है। और अगर ये जो ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस जो है ये पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है ल्यूमेन को आर्टरी के, तो ये ऑक्लूसिव थ्रोम्बस कहलाता है। फिर इसके मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स जो कि इंक्रीज़ करते हैं चांसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले तो आता है वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है जो कि जिसकी वजह से वो अपना ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, ग्लूकोज नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड का वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करने के। इसके अलावा डिसलिपोप्रोटीनीमिया, ऐसे पेशेंट जिनकी प्रोटीन लेवल जो है लिपोप्रोटीन लेवल जो है वो नॉर्मली मेंटेन नहीं रह पाता, उनका नॉर्मल से कम होता है ब्लड में, तो उन ऐसे पेशेंट्स को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट्स में भी एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के। फिर वो पेशेंट जो कि स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोकिंग या किसी भी तरह की टोबैको इंटेक करते हैं, तो उन ऐसे पेशेंट्स में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। फिर अगर हाई ब्लड प्रेशर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करने के। अब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो एज के हिसाब से जो कि पेशेंट नॉन मॉडिफाइबल जो कि पेशेंट के हाथ में नहीं होते।
एक तो सबसे पहले आता है एडवांस एज। जितनी ज़्यादा एज आगे जाती जाती है उतनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस होने के या इंडिविजुअल को एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। फिर इसके अलावा जेंडर आ जाता है, मेल्स को ज़्यादा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फिर इसके अलावा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं किसी, जैसे कि फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो गया। फिर इसके अलावा कोई ऐसी डिजीज़ हो जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड हो, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक। फिर अनसर्टेन लेसर और अनसर्टेन रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, किसी का कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाला लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजारता है, तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। इसके अलावा ओबीस, किसी का ओबेसिटी है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड है, इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है अगर उनके ब्लड सीरम में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करने के। इसके अलावा उनकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है वो ज़्यादा है तो भी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस भी उस साइट पे डिपेंड करती हैं जिस साइट पे प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हुई है, जिस साइट पे एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हुआ है। अगर कोरोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस एंजाइना अटैक हो सकता है, इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकती है कोरोनरी आर्टरी के कॉम्प्लिकेशंस में। फिर कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन की आर्टरी है, उसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रोक हो सकते हैं, जिसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का कहा जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं अगर आर्म्स और लेग्स की आर्टरीज में, तो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि पोर सर्कुलेशन होगी अगर आर्म्स और लेग्स में, तो पेशेंट जो है वो अपनी आर्म्स और लेग्स की टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा। इसके अलावा उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी आर्म्स और लेग्स में। फिर एन्यूरिज्म कॉम्प्लिकेशन से, एन्यूरिज्म क्या होता है कि जिस आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन हुई है, जिस आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, वहाँ पे एक बल शेप एरिया बन सकता है जिसे एन्यूरिज्म कहा जाता है। और अगर ये एन्यूरिज्म बर्स्ट हो जाए, ये बल शेप एरिया बर्स्ट हो जाए, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की टेस्ट और डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट आ जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो तो डायग्नोस हो जाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स। और अगर ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल और बाकी लिपोप्रोटीन लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ आ जाए तो इस तरह डायग्नोस हो जाता है। फिर इसके अलावा डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड इसमें होता है कि अल्ट्रासाउंड डिवाइस को यूज़ किया जाता है और इससे डिटेक्ट किया जाता है कि ओवरऑल बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर इसके अलावा एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जिसमें लेग्स का और आर्म्स का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और दोनों को कंपेयर किया जाता है कि दोनों का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आता है एंजियोग्राम। एंजियोग्राम से भी यही पता चलता है कि ब्लड फ्लो जो है वो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा नॉर्मल। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से हमें हार्ट रिदम पता लगता है कि हार्ट जो है नॉर्मली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, हार्ट रेट। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस, यानी कि वो ड्रग्स जो कि बॉडी के बैड जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे, जैसे कि एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करे और बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करे, बूस्ट करे, जो कि होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल। फिर इसके बाद आता है एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस, ऐसे ड्रग्स जो कि बॉडी के अंदर प्लेटलेट में एग्रीगेशन को, प्लेटलेट एक्यूमुलेशन को कम करे, ताकि अगर कभी एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किसी आर्टरी में हुआ है तो वहाँ पे प्लेटलेट की एक्यूमुलेशन जो है वो कम से कम हो और थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी कम हो। फिर एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि इसमें भी वही होता है, ऐसे ड्रग्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग होने से रुकें ब्लड आर्टरीज़ के अंदर, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने से रुकें आर्टरीज़ के अंदर।
फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस होती हैं जो कि जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए और इसका और एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि बॉडी के ब्लड प्रेशर को नॉर्मली मेंटेन रखते हैं। और फिर इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट में आ जाते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक स्मॉल बहुत ही दुबली पतली सी ट्यूब डाली जाती है उस आर्टरी में, जिस आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, जिस आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन हुई है, और जिस एरिया में जो ब्लॉक्ड एरिया होता है आर्टरी का, वहाँ पे ये ट्यूब डाली जाती है और वहाँ पे एक बलून को इन्फ्लेट किया जाता है, वहाँ पे एक बलून को इन्फ्लेट किया जाता है और उस एरिया को कंप्रेस करके ओपन कर दिया जाता है, और जहाँ पे ब्लड फ्लो ब्लॉक हुआ था इस तरह से जो ब्लॉक्ड एरिया था वो ओपन हो जाता है और ब्लड फ्लो दोबारा से सर्कुलेट करने लग जाते हैं उस ऑर्गन तक, जिस ऑर्गन तक ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा था या इनसफिशेंटली ब्लड सप्लाई हो रही थी उस ऑर्गन पे। फिर इसके अलावा एंड के बाद एंड आर्टेरेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें ये किया जाता है जो ब्लॉक्ड एरिया होता है आर्टरी का जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस बना होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, और फिर बाकी नॉर्मल एरिया जो कि इंटैक्ट आर्टरी थी जो उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, जिस तरह से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो जाने लग जाते हैं सफिशेंट ब्लड फ्लो। फिर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होती है, जिस एरिया में प्लाक फॉर्मेशन हुई है, ब्लड क्लॉट बन गया था जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मली पास नहीं कर रहा था आर्टरी से, वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग डाल देते हैं। क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग्स क्या करते हैं, उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा था, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी उस ऑर्गन तक, वो होने लग जाती है। फिर इसके बाद आता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी एक ओपन हार्ट सर्जरी है। ओपन हार्ट सर्जरी इसमें क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल ब्लड वेसल लगा दिया जाता है उस ब्लॉक ब्लड वेसल आर्टरी के उस एरिया में जहाँ पे ब्लॉकेज हुई हुई थी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, उसको रिमूव करके कोई आर्टिफिशियल ब्लड वेसल लगा दिए जाते हैं उस एरिया पे, ताकि नॉर्मल ब्लड सप्लाई जो है वो जा सके उस ऑर्गन तक। आर्टिफिशियल ब्लड वेसल के अलावा किसी बॉडी के दूसरे पार्ट से जहाँ कोई स्मॉल कैपिलरीज निकाल कर उस एरिया पे लगा दी जाती है, चूँकि फिर इसके अलावा लाइफ स्टाइल, पहले स्मोकिंग को स्टॉप कर दिया जाए, इसके अलावा एक्सरसाइज की जाए, जिस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना रखा जाए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहनी चाहिए। इसके अलावा हेल्दी फूड खाया जाए जिसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कम हो और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो ज़्यादा हो, HDL ज़्यादा हो। इसके अलावा हम स्ट्रेस को मैनेज करें क्योंकि हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस का। फिर इसके बाद वही ऐसी कंडीशन जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसे डाइट को ऐसी डाइट से परहेज़ करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो। एथेरोस्क्लेरोसिस को कंक्लूड किया जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस 90% केसेस में कोरोनरी आर्टरी में होता है, यानी कि हार्ट आर्टरी में होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट डिजीज़ को नहीं करता। इसके 10% केसेस में ये ब्रेन की आर्टरी में यानी कि कैरोटिड आर्टरी में भी हो सकता है, और इसके अलावा बॉडी की दूसरी भी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक फॉर्मेशन हो सकती है। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल फैक्टर चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी डाइट वगैरह हेल्दी डाइट लेनी होगी। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस एक ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और ट्रीटेबल कंडीशन।